हाय दोस्तों, वेलकम टू वन मोर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एआई के मेडिकल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। बेसिकली इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट में सामने खोल के बैठा हूँ आपके। तो जो मेडिकल का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको मेडिकल जो भी हॉस्पिटल है आपके आसपास का, जो थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर सारे टेस्ट करवाने हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट पे फाइनली जो हायर अथॉरिटी है, CMHO CHO, जो उनके साइन है वो आपको करवाने हैं। जो भी वहाँ पर हायर अथॉरिटी होगी, किसी हॉस्पिटल में कौन होता है, किसी में कौन होता है, तो जो भी सुप्रीडेंट मतलब हायर अथॉरिटी का जो डॉक्टर है उसके आपको साइन करवाने हैं। ठीक है, और आपको जो भी रिपोर्ट समेत पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो लाके एआई में सबमिट कर देना है। एक सिंपल सा प्रोसेस, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि सारे के सारे टेस्ट कराना और शॉर्ट टर्म टाइम वो ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर 5-7 दिन मिलते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारे, इनको लगभग सारे के सारे टेस्ट इनको चाहिए, तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट जो है उसमें कौन कौन से टेस्ट बेसिकली है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अथॉरिटी का परफॉर्मा है, यानी कि फॉर्मेट है कि मेडिकल के आपको अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है। तो मैं इस फॉर्मेट को खोल के ही बात कर रहा हूँ सीधा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी करके चलनी है। दोस्तों ये फॉर्मेट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी कि ये प्राइवेट है। ये हमको मेल से मिला है और जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उनको भी मेल से मिल जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जब ये मिलेगा आपको तब आप इसको आराम से ढंग से पढ़ लीजिएगा, भर दीजिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बात करूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं वीडियो को छोटे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इन द बिगिनिंग पार्ट ए है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है। आपका नाम, ब्लड ग्रुप, सारी की सारी डिटेल, नेशनैलिटी, आपका एड्रेस, और इसके अलावा ये आप कभी पहले एग्जामिन हुए हैं किसी और ओकेजन पे। एआई के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो ये लगभग लगभग आपका नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम एआई में सेलेक्ट हुए हैं तो। उसके बाद में फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे कंसिडरेशन है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आर यू प्रेग्नेंट, बैड सॉरी हिस्ट्री ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, ये सारी आपको भरनी है। इसमें ध्यान रखना, आप अगर किसी भी चीज़ पे यस टिक करते हैं तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको पेश करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी चीज़ पे यस करते हैं तो आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट, मतलब लॉजिकल है कि अगर आपने किसी कंडीशन पे यस किया है तो आपको उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और रिपोर्ट में अगर आप फिट माने जाते हो तो ही आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज वो आपको अनफिट कंसिडर कर देंगे। ठीक है ना, तो आप अगर यस करते हो तो आप को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, ये भी सेम है। हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लस, प्लीज टिक यस और नो। तो यहाँ पर भी सेम बात है, आप इनमें से किसी भी मेडिकल हिस्ट्री पे, ये मेडिकल हिस्ट्री मतलब वही होगा कोई ना कोई मेडिकल आपको प्रॉब्लम रही है ना, आपको भी फ्रॉम द हिस्ट्री आपको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही है। तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही है फ्रॉम द हिस्ट्री, तो आपको यस टिक करना है। लेकिन फिर से वही बात, अगर आप यस टिक करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अनफिट हो सकते हो अनलेस अनटिल आप उसके फेवर में कोई रिपोर्ट पेश ना करो। तो आपको रिपोर्ट पेश करनी है कोई ना कोई। जैसे आपको कोई भी इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कोई सी भी चीज़ में ना, आई डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन सीइंग डार्क, मोशन सिकनेस, एलर्जी, कोई भी चीज़, अगर आप यस टिक करते हो तो ये आपको अनफिट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने इसके फेवर में कोई रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं की है तो। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई डिसऑर्डर है, आई सर्जरी है, किसी की आई सर्जरी हो रखी है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, आपको सर्जरी हो रखी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रखना सर्जरी अगर हो रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट अनफिट है, बाय डिफ़ॉल्ट अनफिट है अनलेस आप रिपोर्ट पब्लिक मतलब पेश ना करो। अगर आप कोई रिपोर्ट पेश करते हो कि हाँ ये सर्जरी होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रिपोर्ट पेश करते हो तो ये आपको अलाउ कर देंगे, यानी आपको फिट कंसिडर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर डार्क नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, मोशन सिकनेस,
कोई भी एलर्जी, हेडेक और माइग्रेन, डिजीनेस, फेंटिंग, अनकॉन्शियसनेस, हेड इंजरी, फिट्स वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है बहुत जनों को। अब ये एनी ड्रग्स, नार्कोटिक हैबिट, टोबैको, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़, ये यस करते ही आपका खेल खत्म हो जाएगा। यस करते ही आप अनफिट हो, बशर्ते रिपोर्ट, है ना। मैं फिर से बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप इसमें यस करते हो तो आपको रिपोर्ट देनी। आप रिपोर्ट दोगे कि मेरे बॉडी में अब कोई भी सब्सटेंस नहीं बचा है, अल्कोहल और टोबैको वगैरह किसी का, ठीक है, तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप करते होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में हार्ट ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर, सेम दिक्कत है। एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर, किडनी स्टोन, यूरिन। इधर किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कईयों को होती है। तो अगर आपको है तो आप यस कर सकते हो, बट मोस्टली देखो किडनी स्टोन क्या होता है, आप दवाई लेते हो और निकल जाता है, या फिर आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा सर्जरी करके निकाल देते हो। तो अगर किडनी स्टोन नहीं है तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रेजेंट में आपके नहीं है तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पूछ तो ये मेडिकल हिस्ट्री के लिए रहा है, बट प्रेजेंट में आपके पास में कुछ नहीं है सर, ठीक है ना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये सब अनफिट केस है। सॉरी, कहाँ चला गया। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, जॉइंट पेन वगैरह बहुत कॉमन चीज़ है, जॉइंट पेन वगैरह बुढ़ापे में होता है, ठीक है, लेकिन अभी भी आपको है तो आप देख लीजिए, वो कोई शो होने वाली चीज़ नहीं है। तो आप अगर आप यस टिक करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। मलेरिया, और ये तो बहुत रेयर है। एयर डिजीज, डिफनेस है, तो आप अनफिट हो जाओगे बाय डिफ़ॉल्ट, बशर्ते वही कंडीशन। स्टोमक डिजीज, इंसोमेनिया, ठीक है, साइकेट्रिक नर्वस जो भी डिजीज है आपको, क्रॉनिकल इलनेस है, लेप्रोसी है, ठीक है। फिर डायबिटीज़, थायराइड। ये डायबिटीज़ और थायराइड बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, स्पेशली थायराइड फीमेल्स के अंदर, और डायबिटीज़ तो खैर कॉमन है। तो ये देखना है आपको, अगर ऐसी कोई डिजीज़ आपको होती है तो आपको वही रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप इनको कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हो जिससे आपको नींद वगैरह आ सकती है, या फिर आप प्रॉपर चैनल पे काम नहीं कर सकते, तो भी आप अनफिट ही माने जाओगे, है ना। वो आपकी रिपोर्ट और आपकी मेडिसिन चेक करेंगे। मेडिसिन मतलब जो लिखी होगी उसके अंदर फॉर्मेट, मतलब आपकी रिपोर्ट में। तो मेडिसिन अगर उनको लगेगा, जो डॉक्टर वहाँ पे है, उनको लगेगा कि ये मेडिसिन तो आपको नींद लेके आ सकती है, भले आपको उससे नींद आ रही है या नहीं आ रही है ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो मेडिसिन अगर नींद लेके आ सकती है तो भी आप अनफिट कंसिडर कर दिए जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। मेरा सीधा सा कहना है कि यस करने से पहले दो बार सोच लेना कि आप प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हो या नहीं, उनके सामने मतलब पेश कर सकते हो या नहीं, ठीक है। फिर लंग ट्रबल, अस्थमा, अस्थमा बहुत कॉमन है। अस्थमा भी एक कॉमन मतलब बहुत कॉमन तो नहीं है, मतलब मिल जाता है कई बार लोगों में, ठीक है। तो ये देख लेना है। आपको फैमिली हिस्ट्री पूछना है डायबिटीज़ वगैरह की, तो फैमिली हिस्ट्री अगर आपको लगता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है तो आप यस करो, अदरवाइज इसको आप नो भी कर सकते हो। अगर छोटा मोटा तो हर परिवार में एक मेंबर को हो जाए तो वो तो बहुत कॉमन सी बात है, हो जाता है। बाकी अधिकतर सबको नहीं है तो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। एनी अदर इलनेस और इंजरी, ये भी आप देख लीजिएगा, कोई अदर इलनेस या इंजरी आपको नो नो ही करना है, इसको छोड़ दीजिए आप इसको। फिर डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है, फिर यहाँ पे साइन करना है आपको, है ना। और मेडिकल एग्जामिनर जो होगा वो आपके सारी की सारी बातें आपसे पूछ के यहाँ पर अपने साइन और स्टाम्प लगा देगा। वैसे वो नहीं पूछेगा, इतना टाइम नहीं होता उनके पास में कि आपकी एक एक चीज़ पूछे। जो जो चीज़ें आपने टिक लगाई है उस पर उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नेचर और स्टाम्प कर देगा, ठीक है। तो ये जो है ना स्टार्टिंग वाला, ये सब आपको भरना है, ये स्टार्टिंग वाला जितना भी है ये आपको भरना है। पार्ट ए पूरा आपको भरना है। पार्ट बी से जो आपका आता है ये मेडिकल एग्जामिनर आपका भरेगा, ये आपको नहीं भरना है। तो यहाँ पर हाइट, वेट, बीएमआई वगैरह लिख देगा। अच्छा, बीएमआई का भी कुछ क्राइटेरिया है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी होगा बॉडी पे वो लिख देंगे। वेस्ट मेजरमेंट ये आपको नहीं भरना है, आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी डिटेल आपको नहीं भरनी है। आप अगर भरते हो और उनको पता चलता है कि आपने भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपको नया फॉर्म भरना पड़ सकता है। आपको डिटेल नहीं भरनी है, या तो आप उनको पता ना चले कि आपने भरा है, या फिर आप भरो ही मत, आप मेडिकल एग्जामिनर को भरने दो। चेस्ट मेजरमेंट है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, और एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये तो अब आपको यहाँ पर टेस्ट करवाने हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट कराने हैं। हाइट वेट का तो कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, एग्जामिन होता है खाली। पल्स जो होता है इसका प्रॉपर टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह का भी होता है, और मेजरमेंट तो आपके हो ही जाएंगे।
चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो भी हो जाएगा। ईसीजी का आपको प्रॉपर रिपोर्ट लेनी है, ठीक है, वो रिपोर्ट लेके आपको रखनी है क्योंकि वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। चेस्ट एक्सरे, पीए, ये भी आपको सबमिट करना है, ठीक है ना। मतलब फ्रंट जो एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे होता है उसको आपको सबमिट करना है। तो ये भी इसका आपको, इसमें दो चीज़ होती है, एक्सरे की फिल्म होती है और एक्सरे की रिपोर्ट होती है, दो चीज़ें होती है। तो फिल्म भी आपको देनी है और रिपोर्ट भी देनी है, ध्यान से सुनना, फिल्म और रिपोर्ट। एक तो फिल्म होती है जिसमें आपको दिखता है ब्लैक एंड वाइट तरह से, और एक रिपोर्ट भी होती है ना। तो रिपोर्ट और फिल्म दोनों देनी है। फिर एब्डोमेन एंड पेल्विस की जो अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट होती है वो आपको देनी है। यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट देनी है, आपको ज़रूरी है, प्रॉपर रिपोर्ट होती है। इसकी भी छोटी मोटी एक इमेज होती है, इमेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट आपको ज़्यादा, मतलब रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूरिन एनालिसिस है, तो यहाँ पर भी आपको लैब रिपोर्ट अटैच करनी है। यूरिन एनालिसिस की पूरी एक है, जो भी रिपोर्ट होती है, हेमेटोलॉजी पता नहीं कौन सी होती है वो, जो आपको सबमिट करनी है, वो डॉक्टर कर देगा, आपको परेशान नहीं होना। यूरिन एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट होती है, मतलब टेस्ट होता है इसका प्रॉपर। फिर एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, तो आपका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपकी चेक होती है, मतलब वो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री होती है। तो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री आपकी चेक हो जाएगी। ब्लड के अंदर जो जो भी चीज़ें होती है उसमें एचआईवी वगैरह सब आ जाएगा। मोस्टली अधिकतर चीज़ें चेक कर लेते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, डब्ल्यूबीसी काउंट, जितने भी होते हैं। अगर कोई भी चीज़, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर जो नॉमिनल लेवल है उससे कम होती है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो अनफिट कंसिडर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगी, हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हीमोग्लोबिन अगर कम है आपकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा कम है नॉर्मल से, तो आपको अनफिट कंसिडर किया जा सकता है ना, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके काम में। हीमोग्लोबिन का रोल नहीं, बट ऑक्सीजन का तो रोल है ही है, सांस लेनी है आपको, काम कैसे करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कोई आपकी रिपोर्ट अगर आती है तो आप थोड़ा मेडिकेशन वगैरह जो भी है ले लुआ के अपनी बीमारी को ठीक कीजिए और उसके बाद में वापस टेस्ट कीजिए, है ना। और कुछ टेस्ट हो सके तो आप पहले ही करके रखिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप इस मामले में फिट है या नहीं है। फिर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो गए आपके। ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन मतलब ये आपके डायरेक्ट ही हो जाएंगे, मतलब टच करके, और जो भी होता है डॉक्टर अपने हिसाब से करता है। स्किन का हो जाएगा, ओरल कैविटी, डेंटल वगैरह हो जाएगा। अब सब में नॉर्मली आता है, स्पीच वगैरह, लिम्फ नोड्स अगर आपके नॉर्मल है तो आपका सब नॉर्मली बैठेगा। एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें भी नॉर्मली चलेगा आपका। अपर लोअर लिम्स, स्पाइनल स्पाइनल मूवमेंट, ये सब आप देख सकते हो, सारी की सारी मेडिकल टर्म्स है। मैं कोई मेडिकल बंदा नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत जो है नॉलेज उससे बात कर रहा हूँ। फिर हार्ट ऑस्कुलेटेशन, ठीक है ना। फिर ये न्यूरोलॉजिकल है, साइकेट्रिक, मेंटल स्टेटस, है ना। अच्छा, ये साइकेट्रिस्ट, मेंटल स्टेटस, ये सब ऐसे ही डॉक्टर नॉर्मल नहीं भर देगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर इन सबको ऐसे ही नॉर्मल नहीं भर देगा, इन सब की भी आपको एक मतलब डॉक्टर से साइन करवाने पड़ेंगे। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। हर डॉक्टर आपका अलग अलग टेस्ट करेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूँ तो स्किन के लिए स्किन का डॉक्टर जो होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपका चेक करेगा। ओरल कैविटी के लिए जो आपका डेंटिस्ट वगैरह होगा वो आपका चेक करेगा, वो अपनी प्रॉपर पर्ची पे साइन करके देगा। वो पर्ची पे जब साइन करके देगा तो जो दूसरा मेडिकल ऑफिसर है वो यहाँ पर इसको नॉर्मल फिल करेगा। वो ऐसे अपनी मर्जी से नॉर्मल फिल नहीं करेगा, क्योंकि मेडिकल जो मेन मेडिकल ऑफिसर है वो आपके से ये टेस्ट नहीं करने वाला है सारे के सारे, है ना। वो सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल पे तब साइन करेगा, मतलब टिक तब करेगा जब उसको, उसके पास उसकी रिपोर्ट है। जैसे स्किन की अगर स्किन का जो डॉक्टर है ना, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपका टेस्ट लिखेगा। स्किन के कुछ 3-4 टेस्ट होते हैं वो आपके लिखेगा। वो 3-4 टेस्ट आपको करवाने हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी बतौर, और रिपोर्ट आने के बाद में फिर वो जो स्किन का डॉक्टर है वो उसको अप्रूव करेगा कि ये नॉर्मल है। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी इसको नॉर्मल कंसिडर करेगा, है ना। ओरल कैविटी, डेंटल है, तो इसमें तो जनरल एग्जामिनेशन होता है बस। तो ऐसे आपको देखना है कि इसके अंदर हर टेस्ट के, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ना, एक खाली स्किन लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए 3-4 टेस्ट होंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, साइन कराने पड़ेंगे। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। लेकिन हर हॉस्पिटल में ऐसा प्रोसेस हो ये ज़रूरी नहीं है। कई कई मेडिकल एग्जामिनेशन है बहुत हाई फाई है, तो वही लिख देगा। लेकिन कुछ चीज़ों में रिपोर्ट चाहिए, एआई को भी चाहिए। अगर नॉर्मल आपने स्किन को टिक किया है तो उनको स्किन की रिपोर्ट चाहिए कि हाँ नॉर्मल है या नहीं है, तो वो भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पीच हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया। फिर ये जेनिटो यूरिनरी सिस्टम,
एंडोक्राइन सिस्टम, अपर लोअर लिम्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह चेक करेगा। ये तो जनरल इंस्पेक्शन ही होता है ना। स्पाइनल स्पाइनल मूवमेंट, ये भी जनरल इंस्पेक्शन होता है। हर चीज़ का टेस्ट भी नहीं होता है, देखो हर चीज़ का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ जिसका होता है उसका कराना है, बाकी सबका नहीं होता। अब साइकेट्रिक और ये मेंटल स्टेट का कोई टेस्ट नहीं होता, बट डॉक्टर तो साइन करके देगा ना, डॉक्टर तो साइन करके देगा, एक अपनी पर्ची पे साइन करके देगा कि एक मतलब साइकेट्रिक जो होगा वो साइन करके देगा कि भाई ये जो बंदा है ये नॉर्मल है। फिर जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी इस पर नॉर्मल टिक कर देगा। इसमें ये सिस्टम रहता है। फिर वेस्कुलर सिस्टम है, एब्डोमेन है, हर्निया है। हर्निया की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अनफिट भी हो सकता है आपका, है ना, तो ये भी चेक करके देगा। फिर एनस रेक्टम है, ये वही है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखना है आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एनी ऑफ द अबव फाउंड एबनॉर्मल, तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मतलब देनी है। अगर कुछ भी उसमें एबनॉर्मल होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको डिटेल्ड रिपोर्ट देनी है। वो रिपोर्ट ये चेक करेंगे कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर पूरा एनालाइज करके देखेंगे कि आप लायक हो या नहीं काम करने के। अगर उनको लगता है कि आप लायक हो तो आपको फिट कंसिडर कर देंगे, अदरवाइज अनफिट करके निकाल देंगे। फिर वुमेन के केस में पेल्विक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट, तो ये सब भी चेक करते हैं वो। और वुमेन के केस में मेंस्ट्रुएशन भी कंटिन्यू होना चाहिए, है ना, मेनोपॉज वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आई एग्जामिनेशन हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि एटीसी में जो काम है वो आँखों का, कानों का और बोलने का, तीनों का काम है ना। एक बार आप खड़े नहीं रह पाते हो ढंग से तो कोई बात नहीं, बट ये तीनों तो आपके चालू होने चाहिए, चालू होने चाहिए, अच्छे से काम करने चाहिए। तो आई एग्जामिनेशन आपको वही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास में। वो आपका सारे के सारे टेस्ट करेगा, पर्टिकुलर एक रिपोर्ट बना के देगा। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट बना के देगा, जो मेडिकल ऑफिसर है वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर देगा। या फिर ये एंट्री आप डायरेक्ट आई डॉक्टर से भी करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट आई डॉक्टर ही एंट्री कर देगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर इतना शायद हो सके नहीं भरे। तो लीड्स वगैरह कॉन्सेक्यूटिव जो भी है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, डिजीज़ होती है आँखों की, ये आपका नॉर्मल है एबनॉर्मल है देख लेना आपको। फिर विजुअल फील्ड बाय कॉन्फ्रंटेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। इसका क्या है कि इसके दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक प्रॉपर आपका लैब टाइप टेस्ट होता है मशीन के सामने, और एक जनरल टेस्ट होता है। तो चाहे तो डॉक्टर बिना मतलब जनरल टेस्ट करके नॉर्मल लिख सकता है, उसको कोई रिपोर्ट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो रिपोर्ट भी अटैच करनी हो सकती है ना। मतलब वो डिपेंड करता है जो डॉक्टर है वो क्या डिमांड कर रहा है ना, आपका मेडिकल ऑफिसर क्या डिमांड कर रहा है। फिर ऑक्यूलर मूवमेंट है, ये आपको देख लेना है। विजुअल एक्यूटी है, ये डिस्टेंस वगैरह। बहुत जनों को डाउट होता है कि ग्लासेस वगैरह अगर हमारे हैं तो हम इसमें एलिजिबल है या नहीं, तो सभी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ग्लासेस हो आपके चाहे ना हो, मतलब ग्लासेस अगर नंबर है आपके तो ग्लासेस आपको पहनने ही है, तो उसके बाद ही आप एलिजिबल हो। दूर का भी आपको दिखना चाहिए, पास का भी आपको दिखना चाहिए विद ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, और विद ग्लासेस भी आपको दिखना चाहिए। आई एकोमोडेशन भी आपका सही होना चाहिए, है ना। मोस्टली आई एकोमोडेशन 30 सेंटीमीटर का ही होता है, तो ये आपका इसमें मार्क हो जाएगा। उसके बाद में जो राइट और लेफ्ट आई है उसका रिफ्रैक्टिव एरर यहाँ पे मार्क हो जाएगा आपका। ऑक्यूलर मसल कन्वर्जेंस एबनॉर्मल, जो भी है आपका नॉर्मल एबनॉर्मल, कन्वर्जेंस आपका नॉर्मल ही होना। देखो इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल ही होनी चाहिए आपकी। एबनॉर्मल होते ही आप आउट हो जाओगे, अनफिट हो जाओगे, है ना। आंखों के केस में सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल, बशर्ते कोई चीज़ एबनॉर्मल होती है तो आपको डिटेल रिपोर्ट देनी है। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है, कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो डिटेल्ड रिपोर्ट अटैच करो आप। आप ये मत सोचो कि कुछ भी एबनॉर्मल है तो आप अनफिट हो गए, आप उसकी डिटेल रिपोर्ट दो कि ये है बट आई एम स्टिल एबल टू वर्क। फिर कलर परसेप्शन है, इसमें CP2 होना चाहिए, CP3 या CP4 नहीं होना चाहिए, मतलब आपका CP2 पे टिक होना चाहिए। ठीक है, इशियारा या फिर टोक्यो मेडिकल कॉलेज चार्ट जो भी होगा इसमें उसके टेस्ट से टेस्ट करके CP2 आपका कंसिडर होना चाहिए। बहुत जने गलती से CP3 या CP4 भर देंगे, भर देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अनफिट हो जाओगे आप। तो CP2 होना चाहिए। फिर उसके बाद में ईयर नोज और थ्रोट एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर। तो ईयर का एक प्रॉपर टेस्ट होता है वो PTA, प्योर टोन एडियोमेट्री का टेस्ट होता है, वो आपको कराना है। इसमें आपको साउंड सुनाया जाता है छोटा छोटा, बहुत पहले साउंड तेज होता है फिर कम होता जाता है, तो वो टेस्ट आपको कराना है। माउथ एंड थ्रोट का कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जनरल इंस्पेक्शन होता है तो ये हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होता है। बाकी मस्टॉइड और स्पीच क्लैरिटी का कोई टेस्ट नहीं होता है, बस जनरल ऑब्जर्वेशन होता है।
कोक्लियर और वर्टिब्रल फंक्शन जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, नोज़ वगैरह का जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन आपको वही बात है, कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मल होती है तो डिटेल रिपोर्ट आपको अटैच करनी है। कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो घबराना नहीं है कि एबनॉर्मल हो गया तो अनफिट हो गया, उसकी डिटेल रिपोर्ट आप दे दो, है ना, कि ये सब के बावजूद भी आई एम फिट टू डू वर्क। वो आपका जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ना, वो डिसाइड करेगा कि ये सब होने के बाद भी आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इसमें काम क्या है। फिर यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर का रिमार्क है कि दिस एप्लीकेंट इज फाउंड मेडिकली फिट और अनफिट, है ना। कोई चीज़ अगर एबनॉर्मल है उसके बाद भी आपके मेडिकल ऑफिसर ने आपको फिट कंसिडर किया है, तो यहाँ वाला जो डॉक्टर है वो आपका मतलब वापस टेस्ट ले सकता है ना, ले सकता है, लेगा नहीं। जिस दिन आपका डीवी है उस दिन तो बिल्कुल नहीं लेगा, उसके बाद में कभी और अदर ओकेजन पे आपको बुलाया जा सकता है ना। कुछ अबनॉर्मल है अगर, लेकिन यहाँ पे फिट है, तो वो उस पर क्रॉस चेक करेंगे कि उन्होंने फिट कैसे कंसिडर कर लिया है। डायरेक्ट इसे रिजेक्ट नहीं कर देते, पर उनको अगर लगता है कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिस पे अनफिट होना चाहिए बिल्कुल, तो उस पर अनफिट कर ही देंगे आपको। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइन है वो क्या क्या गाइडलाइन है, तो वही है कि सारे के सारे उसको टेस्ट करवाना है। मैं अभी आपके सामने एक रिपोर्ट भी मतलब दिखाऊंगा आपको, मेरी खुद की रिपोर्ट, कि वो रिपोर्ट कैसी थी, उसमें क्या क्या टेस्ट मैंने करवाए थे। तो देखो टेस्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है सामने कौन डॉक्टर बैठा है। मैं मेडिकल एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, एआई के अंदर जो डॉक्टर है ना, जो आपका क्रॉस चेक करेगा मेडिकल रिपोर्ट, वो कौन है, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। उसको लगता है कि नहीं मुझे ये टेस्ट और चाहिए, तो वो फिर आपको देने ही है। उसको नहीं लगता कि मुझे नहीं चाहिए तो मतलब नहीं देने। ये कोई कंप्यूटर का फॉर्मेट नहीं है कि जैसा हुआ वैसा, जैसा लगा वैसा, वैसा नहीं है। जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको देना है। फिर अब देखो टेस्ट कौन कौन से कराने हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप देख लेना इसको, हो सके तो आप अभी भी करा के रखो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले इसमें सीबीसी हो गया आपका, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, डॉक्टर ज़्यादा समझते हैं इसके बारे में। यूरिन एनालिसिस हो जाएगा आपका, आरईएमई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टेस्ट होता है। ब्लड शुगर का टेस्ट है, इसमें दो टेस्ट होते हैं वैसे। देखो डॉक्टर ज़्यादा समझदार है, वो सब जानता है, आपको बस उसका लेके जाना है, वो सब कर देगा। आप खाली नाम नोट कर लो। इसमें दो टेस्ट होते हैं ब्लड शुगर में, खाने के पहले और खाने के बाद में, है ना। फिर एक ईसीजी रेस्टिंग, फिर एक्सरे चेस्ट पीए व्यू, ये भी आपका। अच्छा, ब्लड शुगर के अंदर मैं बात कर रहा था कि कई बार ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो जाती है, देखो मतलब रिपोर्ट में आ जाती है, तो आप एक बार वापस टेस्ट कर लो, है ना, वापस करा लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मल्टीपल टाइम्स कर लो, जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ जाए आप टेस्ट करो। जब आपकी रिपोर्ट लेवल पे आ जाए तो ही आप इनको सबमिट करो, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें आपका लेवल नहीं बैठ रहा है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपको अनफिट हो सकते हो आप। फिर एक्सरे चेस्ट पीए व्यू और इसकी रिपोर्ट दोनों देनी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिल्म और रिपोर्ट दोनों देनी है। प्योर टोन ऑडियोग्राम, ये पीटीए टेस्ट होता है आपका विद रिपोर्ट, यानी कि ये आपको विद रिपोर्ट आपको पीटीए आपको देना है। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, पूरी की पूरी एब्डोमेन, यानी कि आपके पेट का जो आसपास का हिस्सा है पूरी की पूरी उसकी करनी है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल एग्जामिनर को लगे कि नेसेसरी, मैंने बोला था ना आपको कि मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर को अगर लगता है कि स्किन टेस्ट भी करवाना है तो वो करवाएगा। मेडिकल एग्जामिनर को लगता है कि गले का भी अलग से उसको टेस्ट करवाना है तो वो करवाएगा। वो मेडिकल एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। पर जो एआई की रिक्वायरमेंट है वो इतनी है कि उसको इतने टेस्ट की रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद में जो देखो मैं बता था ना, बीएमआई की बात कर रहा था, तो बीएमआई के अंदर चेक कर लेना, बीएमआई ग्रेटर देन 2.5 और ग्रेटर देन 2.2, ये मेल और फीमेल में है। तो ये होता है अगर, तो उनको ओवरवेट कंसिडर किया जाएगा, और उस केस में आपको कुछ अलग से ये टेस्ट भी कराने हैं, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड सीरम, क्रिएटिनाइन और ओरल जीटीटी और लिपिड प्रोफाइल, ये टेस्ट आपको अलग से कराने हैं फिर। तो आपको देख लेना है ये सारे टेस्ट। और कैंडिडेट वो आर ओबीज, ठीक है, जो ओबीज है, ओबीज मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटे हैं, जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है और फीमेल में 27 से ज़्यादा है, तो उनको थायराइड का टेस्ट कराना है, लीवर फंक्शन का टेस्ट कराना है, एक्सरसाइज, ईसीजी। अगर ये नॉर्मल है, भले आप मोटे हो, मतलब आप ओबीज हो, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी नॉर्मल है देन इट्स ओके, है ना। ऊपर भी सेम, आप ओवरवेट हो बट ये चीज़ें आपकी नॉर्मल है, सारी की सारी चीज़ें, तो भी ओके है ना। मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस डिपार्टमेंट में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीज है, बाकी मैक्सिमम नहीं है। फॉर फीमेल कैंडिडेट गायनेकोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको देनी है, बिल्कुल देनी है, वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
फीमेल्स के लिए। ठीक है, एबनॉर्मल रीज़न अगर आपका वही एबनॉर्मल रीज़न आपका कहीं भी होता है तो आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देनी है, पूरा का पूरा। इसमें सारी की सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। किसी भी आई डॉक्टर के पास जाके आप प्रॉपर रिपोर्ट बनवा लीजिए। प्रॉपर रिपोर्ट बनवा के फिर आप मेडिकल एग्जामिनर के पास जाइए कि सर ये मेरे आई डॉक्टर की रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हुआ है, तो आप इसको कंसिडर कर दीजिए, तो वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेडिकल एग्जामिनर उसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन आपको मोस्टली आई डॉक्टर से ही टेस्ट करवाना है। ठीक है, फिर हेयरिंग का होगा, ईएनटी वगैरह का, वो तो पीटीए टेस्ट होगा आपका। उसमें भी वही बात है, आपको डिटेल रिपोर्ट देनी है अगर कोई दिक्कत होती है तो। फिर उसके अलावा जो डिटेल रिपोर्ट है वो आपको देनी पड़ सकती है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्ट डिफेक्टिवनेस एबनॉर्मलिटी, ये आपको देखना है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के जो स्टैंडर्ड है वो क्या क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि कहाँ कहाँ पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये साफ साफ लिखा है, एप्लीकेंट शेल नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज और डिसेबिलिटी। अब डिजीज तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ हो सकती है, बट विच कुड रेंडर द एप्लीकेंट लाइकली टू बिकम सडनली अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज सेफली। यानी जो उसकी ड्यूटीज है वो सडनली ऐसा ना हो जाए कि वो परफॉर्म ना कर पाए, ऐसी कुछ डिसेबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन चेक करेगा? डॉक्टर चेक करेगा कि आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उससे आपकी ड्यूटी अफेक्ट हो जाए। लेकिन उसके लिए डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो वो आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, मेरा काम ये है। ठीक है ना, और अगर ये चीज़ मेरी एबनॉर्मल होती भी है तो भी मैं फिट हूँ, क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना, बशर्ते वो यहाँ पर फॉर्मेट में ना लिखा हो। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में अब ये पूरा डिटेल है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब यहाँ पर अ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अनफिटनेस कहाँ कहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना अनफिट का ही केस लिखा हुआ है। तो एल्कोहलिज्म और ये जो चीज़ें होती है जिससे आपका बहुत ज़्यादा आपको डिफेक्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप अनफिट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो है ना। उसके अलावा कोई नर्वस डिजीज़ है आपको, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो आप अनफिट हो। इसके अलावा सफ़र फ्रॉम माय मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो ये कुछ अलग तरह की डिजीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ स्पेशली। अच्छा, हार्ट डिजीज़ में तो आप अनफिट हो जाओगे, है ना। आपका हाई ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आप अनफिट हो जाओगे, अगर लिमिट के बाहर जाता है तो। ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के अंदर भी अगर कोई चीज़ अगर दिक्कत करती है तो आप अनफिट हो जाओगे। फिर आपका लंग्स वगैरह के अंदर कोई आपका इशू होता है, पल्मोनरी आपको कोई डिजीज़ होती है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कोई आपको पाया जाता है, तो भी आप अनफिट हो जाओगे। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भी आप अनफिट हो जाओगे। अच्छा, ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा, है ना, मेरे कहने से अनफिट नहीं हो जाओगे, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप उसमें अनफिट हो या नहीं हो। फिर यानी कोई भी आपका ऐसा डिजीज़ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, तो उस केस में भी आप अनफिट हो सकते हो। डायबिटिक प्रॉब्लम में आपको फिट कंसिडर किया जाएगा, है ना। बस वो जो भी आप दवाई ले रहे हो उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है वगैरह वगैरह, तो भी आप अनफिट हो, है ना। मतलब आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अनफिट कंसिडर किया जा रहा है। मोस्टली नहीं होता है ना किसी को ये प्रॉब्लम जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जेनिटल ऑर्गन्स, देखो जेनिटल ऑर्गन्स के केस में भी अनफिट हो, उसका भले इस काम से कोई लेना देना है या नहीं है, यूरिनरी पासेज, जेनिटल ऑर्गन्स, अगर इसमें भी आपको कोई इशू है तो भी आप अनफिट हो। काम आपका, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, दिमाग का काम है आपका, आंखों का काम है, कान का और मुंह का काम है। ठीक है, और ज़्यादा खड़ा होना पड़ सकता है तो टांगों का काम है। ठीक है, मेन काम तो यही है। बाकी जो डॉक्टर है वो ज़्यादा समझदार है ना, हम तो खाली बातें करते हैं हवा में। ये आपको देख लेना है।
फिर जो किडनी किडनी के अंदर कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है तो आप अनफिट हो। किडनी का इशू भी आप अनफिट आपको कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो। बट देखो, आप डायरेक्ट अनफिट नहीं हो जाओगे, आपको एबनॉर्मल मतलब आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है पूरी की पूरी। वो रिपोर्ट आपको दिखानी है। वो रिपोर्ट आपका अपने मेडिकल एग्जामिनर देखेगा, उसको लगेगा कि आप इस रिपोर्ट में ठीक ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर सकते हो, तो वो आपको फिट करेगा। उसके बाद रिपोर्ट यहाँ आएगी एआई के अंदर। यहाँ पर वापस इस रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया जाएगा, उनको भी लगेगा कि आप सही हो, तो आप फिट हो जाओगे, है ना। तो डायरेक्ट से उम्मीद नहीं हारनी है। पर अगर आप अनफिट होते हो किसी चीज़ के अंदर, तो बेटर है कि इसके इसको एक बार दिमाग से निकाल के दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो। इसका भी प्रोसेस करो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे की भी तैयारी करते रहना। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर और कंप्रेशन है, इसमें भी अनफिट हो जाओगे आप। और उसके बाद में सिफिलिस, जो कि सेक्सुअल डिजीज होती है, उसका भी कोई एविडेंस है अगर हिस्ट्री में, तो वो भी आप अनफिट कंसिडर माने मतलब किए जाओगे। फिर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, देखो मैं बता रहा था फीमेल्स के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है तो भी आपको अनफिट किया जाएगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, बोन्स जॉइंट्स मसल्स टेंडन्स कोई सीरियस डिजीज इसके अंदर, तो भी आप अनफिट हो। ठीक है, कुछ सीरियस सीरियस होना चाहिए ना, छोटे मोटे हाथ में तो दुखते रहते हैं सभी के, दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बक्कल कैविटी के अंदर कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो भी आपकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्पीच डिफेक्ट अगर आपको कोई भी है, कोई भी, तो आप अनफिट हो। फिर विजुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगी इसके अंदर, तो विजुअल रिक्वायरमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जो नंबर आपका करेक्शन है आँखों का ग्लासेस के साथ में, वो परफेक्ट होना चाहिए। आपका ग्लासेस के साथ में परफेक्ट होना चाहिए। और लेंस के साथ में अलाउ है, देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कॉन्टेक्ट लेंस पहन के भी आप काम कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर डिटेल रिपोर्ट आपको देनी है वैसे भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की, तो आपको इतना कोई देखना नहीं है। अब यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है कि एप्लीकेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई शैल बी एक्सेस्ड एज अनफिट, उनको अनफिट बाय डिफॉल्ट माना जाएगा अनलेस दे आर फ्री फ्रॉम दोज सिकल एंड विच आर लाइकली टू इंटरफेयर विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो सर्जरी हो रखी है तो आप वैसे तो अनफिट हो जाओगे, बट बशर्ते आप पूरी डिटेल रिपोर्ट दो कि सर्जरी होने के बाद भी आपकी आंखें सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपकी आंखों के अंदर। इसके अलावा राइड और रीड ये सब एबिलिटी होनी चाहिए। कलर परसेप्शन जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए। CP2 मैंने आपको बोला था, CP2 ही होना चाहिए। इशियारा टेस्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह भी चेक हो जाएगा। बाकी इसके अलावा पैथोलॉजिकल कंडीशन और कोई होती है तो वो भी आपको देखना है ना। नॉर्मल फील्ड ऑफ विज़न, नॉर्मल फील्ड ऑफ विज़न होना चाहिए, है ना। फिर नॉर्मल बाइनोकुलर फंक्शन होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डिटेल ऑप्थोमेट्रिक रिपोर्ट में क्या क्या होगा, तो ये सब इसमें मेंशन है रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो देख लेना, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। फंडस एग्जामिनेशन है आपका, फील्ड ऑफ विज़न है, कन्फर्मेंटेशन है या पेरीमेट्री वाला जो भी टेस्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, फाइंडिंग बाय आई स्पेशली जो भी हो वो मेंशन होना चाहिए। कलर विज़न होना चाहिए, बाइनोकुलर विज़न होना चाहिए। बाइनोकुलर मतलब सिंगल आई विज़न होता है। करेक्शन शायद हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, चेक कर लेना आप इसको, डॉक्टर ज़्यादा जानता है। हियरिंग रिक्वायरमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें देखो एक लिखा हुआ है प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो टेस्ट है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए उसमें मेंशन है। ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जब आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें PTA विद रिपोर्ट होना चाहिए, है ना। एक टेम्पिनोमेट्री का टेस्ट होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनके फंक्शनिंग वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए। तो बस ये सारी की सारी डिटेल है, यही आपकी मेन डिटेल है। अब इस डिटेल के बाद में जो मैंने जो सबमिट किया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मेरे फॉर्मेट में क्या क्या सबमिट किया था। ठीक है, फॉर्मेट मतलब मैंने क्या क्या इसमें सबमिट किया था मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी डिटेल है वो सारी की सारी वही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन कर रखा है ना। कोई सर्जरी वगैरह होती है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा।
और मैंने आपको बोला था कि सभी जगह नो नो टिक करना है आपको, ठीक है। डॉक्टर ने सारा का सारा टिक कर रखा है, डॉक्टर वगैरह के साइन और सारी की सारी जितनी भी रिपोर्ट होती है वो सब यहाँ मेंशन है, ठीक है। सभी जगह नॉर्मल टिक होना चाहिए। आँखों की जो रिपोर्ट है यहाँ मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे CP2 और नॉर्मल टिक किया हुआ है, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया है तो वो टेस्ट मेंशन यहाँ पे है। उसके बाद में ईयर नोज और थ्रोट एग्जामिनेशन, ये सब छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट कौन कौन सी इसके अंदर लगाई है मैंने। तो सबसे पहले देखो, ये सर्जरी की रिपोर्ट है, हर्निया वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, ये साफ साफ लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये डॉक्टर का मेंशन है, डॉक्टर का साइन और सील है प्रॉपर, कि उसने साइन किया है, उसने सील किया है कि हाँ ये जो बंदा है ये इन सबसे फिट है। उसके बाद मेडिकल जूरिस्ट ने माना है कि हाँ यहाँ पर इसको इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने वहाँ पे उसको नॉर्मल टिक किया। ऐसे होता है प्रोसेस, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा जग जुगाड़ लगता भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो टेस्ट है सारे के सारे आप बाहर से भी करवा सकते हो, किसी भी NABL अफिलेटेड जो लैब होती है वहाँ से आप इसको करवा सकते हो, और वहाँ से आप पूरा का पूरा टेस्ट करवा के फिर आपको जो साइन कराने हैं वो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल जूरिस्ट के ही करवाने हैं, आपको ध्यान रखना है। साइन जो होंगे ना लास्ट, वो आपके मेडिकल गवर्नमेंट डॉक्टर के होंगे, गवर्नमेंट, और वो भी हायर अथॉरिटी के, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पता नहीं न्यूरोलॉजी की रिपोर्ट होगी, उसने भी नॉर्मल लिख दिया है। फिर उसके बाद में ENT वगैरह में कोई कंप्लेंट नहीं है, नॉर्मल वगैरह लिख दिया है, ठीक है। जो भी छोटा मोटा मेंशन करना होगा इन्होंने किया है, डॉक्टर बस देखता है। फिर ये आई के अंदर भी उन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं, और जो भी मेंशन करना था उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद में ऑर्थो है ना, हड्डियों वाला। अब देखो हड्डियों वाला ऊपर आपने पढ़ा होगा, कहीं हड्डियों का ज़्यादा इतना विशेष नहीं था जॉइंट्स के अलावा, तो वो भी डॉक्टर टेस्ट करवाता है। मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है वो आपसे सारे टेस्ट करवाएगा, वो ऐसे नॉर्मल नहीं लिख देगा, ऐसे ही नॉर्मल नहीं लिख देगा, वो सारे टेस्ट करवाएगा। लेकिन अगर किसी के ऐसे लिख देता तो अच्छी बात है ना। मैं नहीं कहता कि सबका चेक होगा। फिर साइकेट्रिक वगैरह का टेस्ट है, ठीक है ना। साइकेट्री पता नहीं क्या है, ये जो भी है, तो वो सब है, इन्होंने सब मेंशन किया है दुनिया भर का क्या क्या है इसके अंदर, पर ये सब नॉर्मल होगा तभी उन्होंने पता नहीं कंसिडर किया है। फिर ब्लड प्रेशर और ये जो रिपोर्ट है वो है, वो भी इन्होंने चेक किया है और इसको भी प्रॉपर मेंशन किया है नॉर्मल है या नहीं है। फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट है, यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये रिपोर्ट है, माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पर HIV और कुछ टेस्ट होंगे, वायरल जो टेस्ट होता है, तो उसका नॉन रिएक्टिव आ रहा है, ये रिपोर्ट एक तरह से। फिर एब्डोमेन की रिपोर्ट है, एब्डोमेन के अंदर नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज़, ये एक रिपोर्ट आ गई, इस तरह से लिखा होना चाहिए। फिर HIV की और भी रिपोर्ट है, पता नहीं कितने HIV के टेस्ट करे इन्होंने, ये भी नॉन रिएक्टिव है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हेमेटोलॉजी यानी कि आपके यूरिन की रिपोर्ट आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पर सब इसमें मेंशन है क्या क्या चीज़ें होती है, जो जो भी होता है नॉर्मल वगैरह वो सब मेंशन। देखो उसमें कुछ एबनॉर्मल भी होगा अगर, तो वो उससे अगर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा नॉर्मलिटीज़ में, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी जनरल में भी एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, हाई लो होती रहती है, बट उससे कोई विशेष अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो कोई लेना देना नहीं इनको। फिर बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट है ना, ब्लड ग्लूकोज वगैरह, तो सारी की सारी मेंशन है यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ बस हेमेटोलॉजी की रिपोर्ट है, वो हो सकता है WHO हो गई हो। फिर पता नहीं ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑटो जो भी है उसकी आई थिंक ये PTA टेस्ट है, PTA टेस्ट है आई थिंक शायद, है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट का दिखा रखा है, तो जो भी है नॉर्मल है इसमें। फिर ये देखो ECG की पूरी पर्ची है ना, इसमें अटैच होती है, इसमें लास्ट में लिखा होता है ना सब कुछ, तो ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। फिर ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन है, जिसका भी है ये डॉक्टर समझता है इन सब चीज़ों को, ये तो हमको जो दिया गया हमने अटैच कर दिया, जो एक्स्ट्रा मांगा वो अटैच कर दिया। ये एक्सरे फिल्म है, ये भी सब नॉर्मल है, दिल वगैरह देख सकते हो आप। फिर ये एक्सरे की रिपोर्ट है, एक्सरे की रिपोर्ट भी देनी होती है ना, तो अगर एक्सरे की रिपोर्ट प्रिंटेड आती तो अच्छी बात है, प्रिंटेड नहीं आती तो आपको इस तरह से देनी है, डॉक्टर से साइन और सील करा के। फिर ये ब्लड ग्लूकोज है ना, फास्टिंग और उसके पहले की रिपोर्ट है, ये नॉर्मल होना चाहिए सब। तो ये सारी रिपोर्ट है,
इस तरह से आपको सारी की सारी रिपोर्ट अटैच करनी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में ये अलग से आई रिपोर्ट है, ठीक है ना, अलग से आई रिपोर्ट और अटैच किया मैंने वापस सारे के सारे टेस्ट करा के। ये जो कन्फर्मेंटेशन जो भी बोलते हैं इसको, मैं बोलने में मिस्टेक कर रहा हूँ, डॉक्टर के कुछ मतलब ये मेडिकल वर्ड्स है, इतने अच्छे नहीं बोल पाते अपन। तो जो भी है वो टेस्ट है ये, ठीक है। कन्फर्मेंटेशन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, कन्फर्टेशन ऐसे कुछ है इसका नाम, या फिर लिखा होगा आई थिंक। पेरीमेट्री होता है, मतलब सिंपल सा पेरीमेट्री का टेस्ट होता है, कितना आपका फील्ड ऑफ विजन है उसका टेस्ट होता है ये, ठीक है। फिर ये मेडिकल रिपोर्ट है वापस, ये गवर्नमेंट की है, ठीक है, गवर्नमेंट की फर्दर रिपोर्ट है। तो इस तरह से कुछ और मतलब आई रिपोर्ट में इतना ही होता है, बस एक डॉक्टर एक पर्ची पे लिख के देता है, क्योंकि जो डॉक्टर लिखता है वो इसमें फाइनल बन जाता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें वो मेंशन कर देता है, उसके अकॉर्डिंग जो जो उसको मेंशन करना है वो हर चीज़ वो मेंशन कर देता है। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो, है ना। मैंने आपको इसमें लगभग लगभग बता दिया कि कौन कौन से टेस्ट आपको कराने हैं, कैसे कराने हैं। अच्छा, कहाँ से कराने हैं अगर ये आपको जानना है तो मैं को क्लियर कर दूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराओ तो बेटर है। टाइम लगेगा आपको, 5-7 दिन लग सकते हैं। मिलने वाला कोई है आपका तो फटाफट फटाफट आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ तो लाइन में लगना पड़ता है, एक एक डॉक्टर के पास जाने के लिए 2-2 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है, और एक दिन में आप 2 डॉक्टर को अटेंड कर सकते हो बस, ठीक है। तो ये टेस्ट सारे के सारे कराने में 5-7 दिन लग जाते हैं, मतलब 5 दिन तो मिनिमम है। फिर सारे करा के सब डॉक्टरों से साइन करवा के फिर आप फाइनली मेडिकल एग्जामिनर जो होता है, माई फाइनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMHO या CHO जो भी जिस लेवल का भी होता है, हायर लेवल का होना चाहिए, मेंशन हो जाएगा आपके फॉर्म में किसका चाहिए, है ना। जो आपका हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इंचार्ज है उसके पास जाके आपको उसके साइन करवाने हैं, है ना। कई कई जगह पर ये मेडिकल जूरिस्ट होता है, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर जाके आपको उसके फाइनल साइन लेने हैं, उससे सील लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन और सील वो आपका जो भी छोटा बड़ा टेस्ट होगा वो कर पुरा के और कुछ साइन सील कर देगा, और फिर आपको फिट अनफिट कंसिडर करके वो जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसको लिफाफे में पैक करके आपको लिफाफा लेके जाना है वहाँ पर। वो लिफाफे में उसको सील कर देगा ताकि आप उसको कुछ चेंज ना कर पाओ, और लिफाफे में सील करके वो सील लिफाफा आपको यहाँ लेके आना है ना, अथॉरिटी में लेके आना है। याद रहे, अथॉरिटी में आपको सील लिफाफा लेके आना है, वो यहाँ पे आके खोलेंगे। अगर वो ऑलरेडी खुला हुआ है तो हो सकता है कि ये दिक्कत करे, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा करेंगे, पर क्योंकि इनका जो शर्त है ना वो यही है कि लिफाफा सील्ड होना चाहिए। तो ये आपका सारा इसमें तरीका। वो जो नहीं बोलते कि प्राइवेट से करा सकते हो, तो प्राइवेट से आप टेस्ट करा सकते हो, हर एक प्राइवेट डॉक्टर से आप लिखवा के ला सकते हो कि मैं इसमें नॉर्मल हूँ, मैं इसमें नॉर्मल हूँ। लेकिन जो फाइनल साइन होगा वो गवर्नमेंट डॉक्टर का ही होगा, जो इसमें फाइनल जो साइन होता है, ठीक है ना। वो कहाँ करने हैं वो सब उसमें फॉर्मेट में आपने देख लिया होगा, कहाँ साइन करना है उसमें लिखा हुआ है, 2-3 जगह साइन करने हैं उसके। तो आपको ये ध्यान रखना है, टेस्ट आप कैसे भी कराओ, रिपोर्ट आप कैसे भी लो, कोई भी चीज़ आप कैसे भी करो, अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको अलाउ करता है कि हाँ ये जो है टेस्ट इसका यहाँ से हुआ है और मैं इसको फिर भी कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप कंसिडर किए जाओगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। वो जने सोचते हैं कि प्राइवेट से करा देंगे तो अलाउ मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। प्राइवेट रिपोर्ट भी एक्सेप्ट की जाती है और गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट की जाती है। गवर्नमेंट को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में अंदर ज़्यादा गालमेल नहीं होगा ऐसा मान के चलते हैं वो। मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं होता भी होगा लेकिन मोस्टली नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर सिस्टम मतलब होता है प्रोसेस वगैरह। इसमें भी आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो आपको जाननी है, तो आप मैसेज कर देना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं और लेके आऊँगा तो उसके अंदर मैं और चीज़ें क्लियर कर दूँगा अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। और इस सब में भी आपको कोई डाउट होता है मुझे बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।